रात को अचानक लाइट चली जाती है और गर्मी से परेशान होकर श्वेता अपनी सास कमला के पास जाती है और उनसे बोलती है। अरे माँ जी, लाइट चली गई और गर्मी बहुत लग रही है। एक काम करिए, छत पर चलिए मेरे साथ, वहीं सो जाना। बच्चे भी परेशान हो रहे हैं गर्मी में। अच्छा बहू ठीक है, तो एक काम कर, बिस्तर लेकर ऊपर जा, मैं जरा पानी लेकर आती हूँ। रात को अगर बच्चों को प्यास लग गई तो वो अंधेरे में नीचे कैसे आएंगे। ठीक है माँ जी, मैं बिस्तर लेकर जा रही हूँ। आप पानी और मच्छरदानी याद से लेते आना। मच्छर भी काटेंगे ऊपर, इसीलिए मच्छरदानी लगा लेंगे ताकि थोड़ी नींद सुकून की मिल जाए। अच्छा बाबा ठीक है, तू ऊपर तो चल, मैं आती हूँ। और हाँ, बच्चों को भी साथ लेकर जाना। कमला अपने पूरे परिवार के साथ छत पर सोने के लिए चली जाती है। तभी गर्मी के साथ साथ मच्छर भी काटने लगते हैं। बेचारी श्वेता परेशान हो जाती है और आधी रात को अपने पति विनोद को फोन करती है। विनोद जो कि मजदूरी करने के लिए किसी दूर शहर गया था, ज्यादा काम होने के कारण वहीं रुक जाता है। तभी विनोद फोन उठाता है और बोलता है। क्या हुआ शारदा, आधी रात को फोन कर रही हो? सब ठीक है ना? क्या ठीक है, एक तो गर्मी इतनी पड़ रही है, पूछो मत। ऊपर से तुम्हारे घर में मर मर के चलने वाला एक ही पंखा है और उस पंखे में पूरा परिवार एक साथ गुजारा करना पड़ता है। एक तो यहाँ लाइट बहुत जाती है और कम से कम एक कूलर और इन्वर्टर तो लगवा दो, कम से कम नींद तो ठीक से आ जाए। कूलर और इन्वर्टर तुम्हें पता भी है कि कितना महंगा आएगा? हमारे घर में कूलर तो है नहीं, ऊपर से तुम इन्वर्टर लगवाने की बात कर रही हो। अरे साल में 12 महीने होते हैं, 6 महीने की गर्मी, 6 महीने की सर्दी, 2 महीने तो वैसे निकल चुके हैं। गर्मी के 4 महीने और गुजारा कर लो ना। जिंदगी में गुजारा ही करना है क्या मुझे? अगर बीवी का अच्छे से ख्याल नहीं रख सकते तो शादी क्यों करी? जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने मेरी। अरे शादी करके तो जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी। एक कूलर ही तो मांग रही हूँ, कूलर नहीं ले सकते गर्मी में, घमौरियां हो गई मुझे। बहू की तेज तेज बोलने की आवाज सुनकर उसकी सास बोलती है। हे भगवान, अरे बहू इतनी रात को तो विनोद को क्यों परेशान कर रही है? तुझे तो पता है ना कि कैसे कैसे हम लोग घर को चला रहे हैं। और अगर तुझे कूलर चाहिए तो थोड़ा सा समय देना, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। अरे भाई जी, मेरे माँ बाप ने ना जाने कौन से गरीब घर में मेरी शादी करवा दी। अरे कूलर तो आजकल हर किसी के घर में होता है, इतना भी कोई क्या गया गुजरा कि जैसे आप लोग हैं। बहू जरा ना सोच समझ कर बोला कर, तू गुस्से में कुछ भी बोल देती है। तुझे पता ही नहीं होता कि तू क्या बोल रही है। और अभी हमारे घर की आर्थिक हालत कितनी बुरी है ये तो तुझे पता ही है ना। और ऐसे में हमें कितनी तकलीफ होती है ये हम जानते हैं, लेकिन क्या करें, हम भी तो जी रहे हैं ना। हाँ तो मुझे ऐसे मर मर के नहीं जीना, जीना है तो अच्छे से जियो, ताकि तिल तिल मरने से तो बेहतर है कि एक बार में मर जाओ। ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगते हैं। श्वेता बार बार अपने पति से कूलर लाने की जिद करती है। ऐसे ही एक दिन श्वेता की जिद करने पर उसकी सास अपने बेटे से बोलती है। विनोद बेटा, मैं क्या कह रही थी कि अगर बहू इतनी जिद कर रही है तो उसी की खुशी के लिए एक कूलर ले आ घर में। तुझे तो पता है ना कि अभी हमारे घर में पैसे नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, किस्त पर ही ले लेते हैं, महीने में थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे, कम से कम बहू खुश तो रहेगी। अरे माँ मुझे पता है, लेकिन आपको तो पता है ना अभी मैं कोई ढंग का काम भी नहीं करता, तो किसी कर्ज में फंस जाऊं ये मैं नहीं चाहता। बेटा इंसान कमाता क्यों है? घर परिवार के लिए। अगर हमारा घर परिवार खुश नहीं रहेगा तो क्या करेंगे हम इस कमाई का? मेरी बात मान, तो बहू के लिए कूलर ले ले। बहू ही नहीं बल्कि उसको तो पूरा घर इस्तेमाल करेगा। और वैसे बहू ने बिल्कुल ठीक कहा था, गर्मी सच में बहुत ज्यादा है। ठीक है माँ, आप तो बहुत सोचती हो अपनी बहू के बारे में, लेकिन वो इतना नहीं सोचते आपके बारे में। आप चिंता मत करो, मैं शाम को कूलर ले आता हूँ। ऐसे ही शाम को विनोद किस्त पर एक कूलर ले आता है। कूलर देखकर श्वेता बहुत खुश होती है और श्वेता अपने पति विनोद से बोलती है। विनोद, कूलर को ना मेरे कमरे में लगवा देना और माँ जी के रूम में पंखा। श्वेता के मुंह से ये बात सुनकर विनोद को बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वे उसे कुछ नहीं कहता और आखिरकार श्वेता की जिद करने के कारण कूलर उसी के कमरे में लगता है। ऐसे ही एक दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी, सास बहू के कमरे में आकर सो जाती है। तभी वहाँ श्वेता आती है और बोलती है। अरे माँ जी, ये क्या है? आप मेरे कमरे में आकर क्यों सो गए? आपके कमरे में पंखा लगा हुआ है ना, तो आप वहाँ जाकर सोना। और वैसे भी इतना बोलने के बाद आपका बेटा एक कूलर लेके आया, उस पे भी आप अपना कब्जा जमाने लगी। अरे बेटा वो मेरी आंख लग गई और कब्जा करने यहाँ नहीं आई हूँ मैं। दूसरी बात, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और तू भी यहाँ सो जाना मेरे साथ, क्या दिक्कत है? वैसे भी छत पे तो हम साथ में ही सोते थे ना। माँ जी, मैं ऐसे नहीं सो सकती।
आपको पता है ना मुझे फैल के सोने की आदत है, और कूलर मेरे पति लेकर आए, तो आप इस पे कब्जा जमाना बंद करो। बहू, ये तेरा मेरा क्या होता है? बाकी अगर तुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं कूलर में सो गई तो माफ करना, आगे से मैं तेरे कमरे में या फिर इस कूलर में नहीं सोऊंगी। अब बेचारी सास का मुंह बन जाता है और वो अपने कमरे में आ जाती है। ऐसे ही देखते देखते कुछ दिन निकल जाते हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन गर्मी और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। अब चाहे गर्मी कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो रही हो, लेकिन बेचारी सास अपने ही कमरे में सोया करती, तो वहीं दूसरी तरफ बहू कूलर में मजे से अपना बच्चों के साथ सोया करती थी। धीरे धीरे सास के पूरे शरीर पर घमौरी और लाल लाल दाने होने शुरू हो गए थे। ऐसे ही एक दिन जब विनोद की नजर अपनी माँ के लाल लाल दाने और घमौरी के ऊपर जाती है, तो वो अपनी माँ से बोलता है, ये सब क्या है? आपके पूरे शरीर पर ये घमौरी हो चुकी है। आप इस तपती हुई गर्मी में इस पंखे में क्यों रहती हैं? कूलर तो ले आया ना मैं, अब कूलर में सोया करो। नहीं बेटा, मुझे माफ करना, वो तेरी बीवी का कूलर है और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बहू कभी मुझे ऐसा बोलेगी। ये मत सोचना कि मैं शिकायत कर रही हूँ, लेकिन बहू ने मुझे कूलर में सोने से मना कर दिया, और दूसरी बात, उसके कमरे में मैं कभी नहीं जाऊंगी। ये बात सुनकर विनोद समझ जाता है कि जरूर उसकी बीवी ने उसकी माँ को कूलर में सोने के लिए मना कर दिया है। गुस्से में वो अपने कमरे में जाता है और अपनी बीवी से बोलता है, तू पागल है क्या श्वेता? तेरे को पता है ये जो कूलर है ना, माँ की वजह से आया है। तेरे कहने से मैं कूलर लेकर आया भी नहीं। माँ ने मुझे बोला कि बहू को दिक्कत परेशानी ना हो इसलिए कूलर लाया, और आज तू मेरी ही माँ को कूलर में सोने से मना कर रही है। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे तो इसमें गलत क्या बोल दिया मैंने? अपनी सास के साथ सोऊंगी क्या मैं? क्यों? रात को लाइट जाने के बाद छत पर तो मेरी माँ के साथ ही सोती थी ना। अब जब कूलर आ गया तो तुझे मेरी माँ को साथ में सुलाने में दिक्कत होती है। अरे तुम दोनों ही इस घर में रहती हो, मैं तो सारा दिन काम से बाहर ही रहता हूँ। ये कूलर मैं तुम दोनों के लिए लेकर आया था ताकि मेरी माँ और मेरी बीवी को कोई दिक्कत ना हो, और तू मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। मेरी माँ की जगह अगर तेरी माँ होती तो तुम क्या करती? विनोद को गुस्सा आता है और वो जाकर किस्त पर एक और कूलर अपनी माँ के लिए ले आता है। इतना होने के बाद श्वेता को समझ आ जाता है कि छोटी छोटी चीजें कभी कभी बड़ी नफरत का रूप ले लेती है। अगर उसने एक ही कूलर को अपनी सास के साथ बांट लिया होता तो शायद दोनों सास बहू में प्यार और बढ़ गया होता। ये दो बेटे थे, बड़ा बेटा अमित और छोटा बेटा सुमित। बड़ा बेटा शुरू से ही हरिया के साथ रहा था, तो वहीं दूसरी ओर हरिया का छोटा बेटा शहर में रहता था। हरिया की बड़ी बहू अनीता बहुत ही अच्छी थी, हरिया को अपने पिता के बराबर मानती थी और उसकी बहू सेवा भी करती थी। तो वहीं दूसरी ओर हरिया की छोटी बहू कभी भी गांव नहीं आना चाहती थी और गांव का नाम सुनकर ही अपने पति सुमित से लड़ने लगती थी। ऐसे ही एक दिन हरिया की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और हरिया अपने बड़े बेटे से कहता है, अमित बेटा, लगता है अब मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा। मेरा मरने का समय हो गया है। बहुत जल्द मैं ऊपर जाकर तेरी माँ से मिलूंगा। पिताजी अब ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा मत कहिए, अभी तो आप और जिएंगे। ऐसे मरने की बात मत कीजिए। हाँ पिताजी, अमित बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर आपका साया हमसे हट गया तो हम कैसे रहेंगे? हम आपके बिना नहीं रह सकते पिताजी, कृपया करके ऐसा मत कहिए। बहू, जो दुनिया में आता है उसे एक ना एक दिन जाना ही होता है, इसलिए अब तुम दोनों ऐसी बातें मत करो और जल्दी से सुमित को फोन करो। मुझे कुछ बताना है। ऐसा ना हो कि बताने से पहले ही मैं चल बसूं और जो मैं बताना चाहता हूँ वो मैं बता भी ना पाऊं। अब अमित बिना कोई देरी किए अपने छोटे भाई को फोन कर देता है और अपने पिता की तबीयत की खराब देखकर, अपने पिता के मरने की खबर सुनकर सुमित और उसकी बीवी अंजलि जल्दी से गांव के लिए रवाना होते हैं। अरे कितनी धीरे गाड़ी चला रहे हो, जल्दी चलाओ ना। ससुर जी सारी जायदाद जेठ जी के नाम कर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम तो हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएंगे। अरे भाग्यवाना, ऐसा क्यों कहती हो? पिताजी कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। अरे तुम्हें क्या पता कब किसी की नीयत बदल जाए। वैसे भी जेठ जी और जेठानी जी अनपढ़ हैं, पर ससुर जी ने तुम्हें शहर पढ़ने बाहर भेजा। पहले ही उन्होंने अपने बच्चों में भेदभाव कर रखा है। एक बार अपनी गलती सुधारने के लिए सारी प्रॉपर्टी अपने बड़े बेटे के नाम ना कर दे। अरे अंजलि, उस समय पिताजी गरीब थे और मेरे समय में भैया भी थे काम करने वाले। मेरी पढ़ाई का खर्च भैया नहीं उठाया था।
अगर प्रॉपर्टी चाहिए तो अपने भैया और पिताजी की तारीफ करना बंद करो और घोड़े तेज चलाओ। एक तरफ सुमित और अंजलि जल्द से जल्द गांव पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर हरिया और ज्यादा देर अपने बहू बेटे का इंतजार नहीं कर पाता और कुछ बताने से पहले ही चल बसता है। हरिया के खत्म होते ही सुमित अपनी बीवी के साथ गांव पहुंचता है और अपने भैया भाभी को रोता हुआ देखता है। अमित भैया, भाभी क्या हुआ? आप दोनों रो क्यों रहे? पिताजी ठीक तो हैं? देवर जी, आपने आने में देरी कर दी। पिताजी इंतजार करते करते अब इस दुनिया से चले गए। वो हमें कुछ बताना चाहते थे लेकिन बता नहीं पाए। अच्छा हुआ जो हमारे आने से पहले पिताजी चल बसे, वरना वो भैया भाभी के मुंह पर कह जाते कि सारी प्रॉपर्टी उनके नाम है। अब हम सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेंगे और ससुर जी का अंतिम संस्कार करते ही बंटवारा कर लेंगे। तुम पागल हो गई हो क्या? इस समय ऐसी बात कर रही हो? अरे जरा समय और हालात तो देख लो। देखो जी, सही समय है, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। अब हरिया के दोनों बेटे हरिया का अंतिम संस्कार करते हैं और अंतिम संस्कार करने के तुरंत बाद अंजलि बंटवारे की बात करती है। पर अभी तो पिताजी की चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई और तुम बंटवारे की बात कर रही हो। जेठ जी, कुछ काम जल्दी हो जाए तो अच्छा होता है। और वैसे भी गांव में अब तक प्रॉपर्टी के पेपर कोर्ट में जमा नहीं हुए। हमें कोर्ट में जाकर पेपर भी तो जमा करने, और भी बहुत सारा काम है। इन सब में कम से कम 1 महीना लग जाएगा और हमें शहर भी तो वापस जाना है ना। अपना काम धंधा छोड़कर गांव में तो बैठे नहीं रह सकते। अमित और अनीता अपने देवर देवरानी की बातों में आ जाते हैं और बड़ी ही चालाकी से अंजलि और सुमित अमित और अनीता को बेवकूफ बना देते हैं। लगता है पिताजी मरने से पहले यही बताना चाहते थे। उन्होंने गांव के घर बनाने के लिए बैंक से कर्जा लिया था जो चुकाया नहीं। वो कर्जा इतना ज्यादा हो चुका है कि आप इतनी बड़ी रकम दे नहीं पाएंगे। कितनी बड़ी रकम है सुमित? भैया 18 लाख जमा करने हैं। मैं तो अपने हिस्से का लोन भर दूंगा, पर आप लोग लोन के पैसे कहाँ से लाएंगे? आप मेरी माने तो अपनी जमीन बेच दीजिए, मैं 9 लाख में सारी जमीन खरीद लूंगा और आपको हाथों हाथ पैसे भी दे दूंगा। क्या? सारी जमीन 9 लाख में? पर ये तो बहुत कम है देवर जी। जेठानी जी, इतनी जल्दी कोई जमीन आपसे खरीदेगा भी नहीं। और बैंक वालों ने हमें नोटिस दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर सारे पैसे वापस करने, वरना गांव की सारी जमीन बैंक जब्त कर लेगी। और इस तरह ना आपके हाथों कुछ बचेगा और ना मेरे हाथों। पर अंजलि, अमित अनीता को चुप करवा देता है, जिसके बाद अनीता और अमित सुमित और अंजलि की बातों में एक बार फिर से आ जाते हैं और अपनी सारी जमीन अपने ही भाई और उसकी बीवी के हाथों बेच देते हैं और खुद अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन खेती करते हुए अमित को संदूक मिलता है जिसमें बहुत सारा खजाना होता है। इतना सारा सोना? पर ये यहाँ लगता है कि पिताजी हमारे लिए छोड़कर गए हैं। पिताजी, आप हमारे लिए कितना सोचते थे। पिताजी, क्या आप मरने से पहले हमें इसी के बारे में बताना चाहते थे? हो ना हो, पिताजी हमें यही बताना चाह रहे थे, लेकिन वो हमें बता नहीं पाए। पिताजी जाते जाते हमें इतना कुछ दे गए। हाँ अनीता, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। आज मुझे पिताजी की बहुत याद आ रही है। इतना बोलकर अमित थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, पर अनीता उसको संभाल लेती है और इतना सारा सोना और खजाना मिलने के बाद रातों रात अमित और अनीता की किस्मत बदल जाती है। तो वहीं दूसरी ओर अंजलि के पिताजी कुछ कर्जा लेते हैं और वो कर्ज अंजलि और सुमित को भरना पड़ता है। तुम्हारे बाप को हमारे ही एड्रेस से लोन लेना था। तुम्हारे बाप का कर्ज चुका चुका कर मैं कंगाल हो गया। मेरे पिता ने मना नहीं किया था, बस कुछ दिनों का समय मांगा था। और मेरे पिताजी को कुछ कहने से पहले ये याद रखो कि मरने के बाद भी मेरे पिता बहुत कुछ देकर गए हैं। अभी बहस करने का समय नहीं है। अभी ये सोचो कि हम क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमने तो गांव का सब कुछ बेच दिया और जेठ जेठानी भी बेघर है। अब हम क्या करेंगे? अब करना क्या है? तुम्हारे बाप की वजह से पूरी जिंदगी रोड पर बितानी पड़ेगी। गरीबों की तरह गधा मजदूरी करनी होगी। सुमित और अंजलि रातों रात रोड पर आ जाते हैं। इस तरह से सही मायनों में अमीर और गरीब बहू का बंटवारा होता है और ये बंटवारा खुद भगवान जी करते हैं। इसलिए कहते हैं इंसान जो बोता है वही काटता है। विमला अपनी 9 साल की छोटी सी बच्ची कीर्ति के साथ रहा करती थी। कीर्ति बहुत होनहार और समझदार लड़की थी। विमला के पति की अभी हाल ही में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद गरीब विमला अपने घर में ही छोटी सी दर्जी की दुकान खोल लेती है। क्योंकि विमला बहुत सस्ते में लोगों के कपड़े सिला करती थी, इसलिए पूरा गांव विमला से ही अपने कपड़े सिलवाया करता था।
विमला बहन, तुम्हारे कपड़ों का जवाब नहीं, तुम्हारे जैसे कपड़े इस गांव में शायद ही कोई सिलता होगा। ये तो मेरे माँ बाप की कृपा है कि उन्होंने मुझे सिलाई कढ़ाई सिखा दी। वो बात अलग है कि मेरे माँ बाप मुझे पढ़ा लिखा नहीं पाए, लेकिन उन्होंने मुझे इस काबिल बना दिया कि आज मैं अपना और अपनी बच्ची का पेट पाल सकूं। वही तो बात है बहन, जो भी कहो तुम बहुत किस्मत वाली हो। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमने किसी से कोई मदद नहीं ली। मदद भी किससे मांगती बहन, माँ बाप तो अब इस दुनिया में रहे नहीं, और जो बाकी के लोग हैं वो तो सिर्फ मौके का फायदा उठाना जानते हैं। अगर मेरे रिश्तेदार इतने ही भले होते ना, तो मेरे पति के गुजर जाने के बाद वो मुझे देखने जरूर आते। रिश्तेदार तो होते ही ऐसे। वैसे तुम्हारी बेटियां स्कूल जा रही है या नहीं? हाँ हाँ, जैसे मैं अनपढ़ रह गई वैसे मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी अनपढ़ रहे। उसे तो कपड़े का इतना ज्यादा शौक है, वो कपड़े को खुद डिजाइन करके मुझे देती है और कहती है कि माँ मेरे लिए ऐसी ड्रेस तैयार कर दो। इसी तरह से विमला दुकान पर आई उस औरत से काफी देर तक बातें करती है। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। अब अगले दिन जब विमला सिलाई कर ही रही होती है, तभी कीर्ति एक प्यारी सी फ्रॉक पहनकर अपनी माँ से कहती है, माँ देखो मैं फ्रॉक में कैसी लग रही हूँ। बिल्कुल परी लग रही है मेरी बेटी। आपको पता है ना, कल मेरे स्कूल में एक छोटा सा फंक्शन है। उसमें कोई गाना गाएगा तो कोई डांस करेगा। मैंने भी सोचा है मैं स्टेज पर रैंप वॉक करूंगी। ये राम वाक क्या होता है? माँ राम वॉक नहीं, रैंप वॉक। हमारी टीचर ने बताया था इसमें लड़कियाँ अच्छी सी ड्रेस पहनती है, अच्छा सा मेकअप करती है, उसके बाद हम रैंप वॉक करते हैं स्टेज पर। सभी लोग देखकर खूब तालियां बजाते हैं और जीतने वाले को ना इनाम भी मिलता है। अच्छा ये बात है, फिर तो अच्छी बात है। मेरी बिटिया रानी, कल तू अपना परफॉर्म अच्छे से करियो। पर माँ फ्रॉक तो सबने देखी हुई है, इसलिए मैं चाहती हूँ आप ना मेरे लिए कोई दूसरी फ्रॉक सिल दो, और वो भी इतनी प्यारी सी कि जिसे देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाए। कीर्ति बेटा, इस फ्रॉक में तू कितनी अच्छी लग रही है और किसी परी से कम भी नहीं लग रही। कल सुबह इतनी जल्दी मैं तेरे लिए ड्रेस नहीं बना पाऊंगी, और कपड़ा भी तो नहीं है कि मैं कोई अच्छा सा ड्रेस बना पाऊँ तेरे लिए। मुझे कुछ नहीं पता माँ, कल के फंक्शन में मुझे ही जीतना है और इसके लिए मुझे नई ड्रेस चाहिए। अगर आपने मुझे नई ड्रेस बना के नहीं दी तो मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी। इतना बोलकर कीर्ति अपनी माँ से नाराज होकर सो जाती है। बेचारी विमला के पास न इतने पैसे थे और न ही इतना समय कि वो मार्केट से कुछ कपड़े लाकर अपनी बेटी के लिए नई ड्रेस सिल सके। अब क्या करूँ, इतनी जल्दी नई ड्रेस कहाँ से बनाऊं? इतना बोलकर विमला सारे कपड़े ठीक करने लगती है। तभी उसकी नजर बचे हुए छोटे छोटे कुछ कपड़ों के पीस पर जाती है। अब विमला ग्राहकों के बचे हुए कपड़ों में से पूरी रात जगकर अपनी बेटी के लिए एक बहुत प्यारा सा गाउन बनाती है। और सुबह जब कीर्ति की आँख खुलती है तो विमला अपनी बेटी को वो गाउन दिखाती है। मेरी प्यारी बेटी का प्यारा सा गाउन तैयार हो चुका है। अब बताओ मेरी परी, ये गाउन कैसा है? अब तक की सबसे सुंदर ड्रेस, अब तो मैं इसे ही पहनकर जाऊंगी। माँ आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। इतना बोलकर कीर्ति स्कूल चली जाती है और स्कूल के फंक्शन में उसी गाउन को पहनकर स्टेज पर रैंप वॉक करती है। सभी को उसकी ड्रेस और उसकी रैंप वॉक बहुत पसंद आती है। इसी तरह से स्कूल में कीर्ति फर्स्ट आती है और घर आकर ये खुशखबरी वो अपनी माँ को देती है। माँ देखो मुझे ये ट्रॉफी और मेडल मिला है, स्कूल में फर्स्ट आई हूँ मैंने इस प्रतियोगिता को जीत लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, भगवान मेरी बेटी को ऐसे ही तरक्की दे। अब इसी तरह से समय बीतता जाता है और देखते ही देखते कीर्ति बड़ी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन कीर्ति कॉलेज से घर आती है, जहां वो देखती है कि उसकी माँ अब भी दुकान पर बैठकर सिलाई कर रही है। ये देखकर कीर्ति अपनी माँ से कहती है, क्या माँ जब देखो तब सिलाई करती रहती हो, थकती नहीं हो क्या? बिल्कुल भी नहीं, अपनी बेटी के लिए कोई भी माँ कभी थकी नहीं सकती। अच्छा तो ऐसी बात है। वैसे माँ ये अब क्या सिल रही हो? तेरी ही ड्रेस सिल रही हूँ। तू भूल गई पर मैं नहीं भूली। आने वाले कुछ दिनों में तेरे कॉलेज में एक बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है। बाहर से भी कुछ लोग आने वाले हैं। हर साल की तरह इस बार भी तुझे मॉडलिंग के लिए स्टेज पे रैंप वॉक करना पड़ेगा और इसी के लिए तुझे एक डिजाइनर कपड़े की जरूरत पड़ेगी और तेरी डिजाइनर माँ है ना तेरे पास। वो तो है। अब इसी तरह से कीर्ति और विमला काफी देर तक बातें करते हैं और बहुत जल्द कॉलेज में इवेंट शुरू हो जाता है। अब सारे स्टूडेंट अपना अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं। उसमें से एक कीर्ति भी होती है।
कॉलेज में बाहर से भी कुछ लोग आए हुए थे जिन्हें कीर्ति की मॉडलिंग काफी पसंद आती है और इसलिए वो लोग कीर्ति को साइन कर लेते हैं। देखिए कीर्ति जी, हम इंटरनेशनल लेवल पर काम करते हैं। अगर आप इस रिजॉर्ट को जीत जाती हैं तो आप मिस इंडिया बन जाएंगी। आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खुद चलकर आई है। क्या सच में? अगर मैं इस रिजॉर्ट में जीत जाती हूँ तो क्या मैं मिस इंडिया बन जाऊंगी? जब ये खुशखबरी माँ सुनेंगी तो माँ कितनी खुश होंगी। मुझे मंजूर है। ठीक है, तो कल आप हमारे ऑफिस में आ जाना, ये हमारा कार्ड है। वो आदमी कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है तो वहीं कीर्ति घर जाकर ये खुशखबरी अपनी माँ को देती है। अब अगले दिन कीर्ति उसी ऑफिस में जाती है जहाँ वो इस शो के लिए सिलेक्ट की गई थी। कीर्ति जी, आप इस शो के लिए सिलेक्ट हो चुकी हैं और आपकी फैशन डिजाइनर ये होगी। अब से आपके सारे कपड़े ये डिजाइन किया करेगी। पर मेरे सारे कपड़े मेरी माँ बनाती है। कीर्ति जी, समझने की कोशिश कीजिए। आपका कपड़ा जो भी बना रहा है वो एक बड़े लेवल पर फैशन डिजाइनर है। हम अपने शो में इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। हम आपको अपनी माँ के बनाए हुए कपड़े नहीं दे सकते। उस आदमी की बात सुनकर कीर्ति को बहुत बुरा लगता है। एक तरह से कीर्ति की सारी उम्मीद टूट जाती है और कीर्ति हार नहीं मानती और वह सभी के खिलाफ जाकर अपनी माँ के बनाए हुए कपड़े पहनती है और इस शो को भी जीत कर दिखाती है। मैं और मेरी माँ बहुत गरीब है। मैं छोटी थी जब मेरे पापा का देहांत हो गया था। मेरी माँ एक दर्जी है और ये कपड़े भी मेरी माँ के बनाए हुए हैं। भले ही यहाँ पर बहुत लोग होंगे, बड़े बड़े फैशन डिजाइनर, भी मेरी माँ के जैसे कपड़े मेरे लिए कोई नहीं सिल सकता। और आज उन्हीं के कपड़ों की वजह से शायद मैं मिस इंडिया भी बनी हूँ। मिस इंडिया का ताज जीतने के बाद कीर्ति को हर इंसान पहचानने लगता है और इस तरह एक गरीब दर्जी वाली की बेटी मिस इंडिया बन जाती है।